Hello students and welcome to this new video lecture for your SS Social Sciences chapter number 1, Rise of British Rule in India. Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. That means since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position. We cannot compare the position of the India with any country in the world due to its economic, cultural and religious inheritance. What do you mean by inheritance, beta? Inheritance means whatever we get from our forefathers is known as inheritance. मतलब हमको जो हमारे बाप दादाओं से मिलता है उसको हम हेरिटेज बोलते हैं, इनहेरिटेंस. तो हमको रिलीजियस इनहेरिटेंस मिला है, कल्चरल मिला है और इकोनॉमिक इनहेरिटेंस मिला है. ये सब चीज़ें हमको पहले से मिली थी और इसीलिए इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन पे था. ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कल्चरल इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया. देखो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो थी ही, इंडिया के पास रिसोर्सेज तो थे, कल्चरल इनहेरिटेंस भी था, कल्चर भी था यहाँ पे बहुत अच्छा. तो बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में से यहाँ पे देखने के लिए, रहने के लिए और बिजनेस करने के लिए आते थे. There was a lot of demand for the Indian spices, muslin, silk, cloth, indigo, etc. in the European countries. तो यूरोपियन कंट्रीज़ की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पे इंडियन स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ और इंडिगो ये बहुत सेल हो रहा था इंडिया का. और इंडिया ये सब चीज़ें जो है वो लेके जाते थे यहाँ से वो लोग, उनके जो ट्रेडर्स थे, और वहाँ पे बेचते थे. ओके, ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप वॉज कैरिड आउट थ्रू लैंड रूट. जो भी ट्रेड होता था ना, जो भी बिजनेस होता था, तो वो बिजनेस होता था थ्रू लैंड रूट. यूरोप और इंडिया दोनों के बीच में एक रास्ता था, रूट था, लैंड रूट था, ज़मीन का रास्ता था, और सी रूट से भी होता था. और ये दोनों रूट के बीच में आता था इस्तांबुल. पहले उसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता था. कॉन्स्टेंटिनोपल जो है टर्की में, तो वो एक शहर है और वहाँ से ही ये रूट्स होके गुजरते थे. ओके, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453 AD बाय टर्किश मुस्लिम्स, द सी रूट थ्रू कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल वाज क्लोज्ड फॉर द यूरोपियंस. 1453 AD में टर्किश मुस्लिम्स में, टर्की था उसके अंदर जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया और जो सी रूट था कॉन्स्टेंटिनोपल वाला वो भी बंद हो गया और लैंड रूट भी बंद हो गया. स्पाइसेस के बिना यूरोपियंस कुछ नहीं कर सकते थे. मतलब सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट द स्पाइसेस तो चाहिए ही चाहिए. द यूरोपियंस फेल्ट कंपेल्ड टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट. एक नया सी रूट ढूंढने के लिए वो काम पे लग गए और फोर्स था थोड़ा, उनको सी रूट फाइंड करना था, क्योंकि ये सब चीज़ें जो बहुत चल रही थी वो एक तुरंत ही बंद हो जाए तो इट इज़ नॉट गुड. तो सो एन एरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज बिगेन. तो एक ऐसा टाइम आ गया जब अभी डिस्कवर करना शुरू कर दिया था लोगों ने, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया. विद द इंस्पिरेशन, एनकरेजमेंट एंड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पोर्चुगीज किंग प्रिंस हैरी, सम ब्रेव पीपल बिगेन एफर्ट्स टू डिस्कवर न्यू सी रूट. देखो, पोर्चुगीज जो किंग थे, किंग हेनरी, उनको तो खास ज़रूरत थी इंडिया से ये सब चीज़ें मंगवाने. तो उनका जो इंस्पिरेशन था, उन्होंने एनकरेजमेंट दिया और उन्होंने हेल्प भी करी, पैसों की इकोनॉमिक हेल्प भी दी. और बहुत सारे लोगों ने नया सी रूट ढूंढने के लिए अपने मेहनत डालना शुरू कर दिया था. बहुत सारे लोग सी रूट ढूंढने के लिए, इंडिया का जो सी रूट है वो ढूंढने के लिए आए थे. उसमें से एक है बार्थोलोम्यू डियास, जिसने केप ऑफ गुड होप ढूंढा था. आपको मैप में देख सकते हो, अब यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है. तो केप ऑफ गुड होप बार्थोलोम्यू डियाज ने ढूंढ लिया था. यहाँ तक तो वो पहुँच गया था पोर्चुगल से. फिर किंग ऑफ स्पेन की मदद से, स्पेन के जो राजा थे उनकी मदद से, क्रिस्टोफर कोलंबस बिगैन हिज एडवेंचर ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू सी रूट. दैट मीन्स Christopher Columbus started his adventure and he wanted to find the sea route to India, which again came a stop at an island presently known as West Indies. तो उसने क्या किया था बेटा कि उसने ऐसा देखा कि भाई अगर हमको ईस्ट में जाना है तो हम वेस्ट होके भी जा सकते हैं, हम ईस्ट में जाना है तो वेस्ट होके भी जा सकते हैं.
तो उसने क्या किया, उसने वेस्ट से अपना जो जर्नी है वो शुरू किया था। एंड देन क्रिस्टोफर कोलंबस स्टॉप्ड एट वन आइलैंड, जो अभी वेस्ट इंडीज बोला जाता है, वेस्ट इंडीज जो अटलांटिक ओशन में सिचुएटेड है, जो अभी अटलांटिक ओशन में है। क्रिस्टोफर कोलंबस को हमेशा पूरी लाइफ ऐसा ही लगा कि उसने इंडिया का नया सी रूट ढूंढ लिया था, लेकिन उन्होंने एक नई लैंड, एक नई ज़मीन ढूंढी थी। और ये ज़मीन का क्लैरिफिकेशन, ये कौन सी ज़मीन है, ये इंडिया नहीं है, ऐसा बोलने वाले अमेरिगो वेस्पुसी ने क्या बोला कि इसका नाम अब अमेरिका पड़ेगा। अमेरिगो वेस्पुसी ने जब बताया कि वो इंडिया नहीं है, तो ये नाम जो है वो अमेरिगो के नाम से पड़ गया, अमेरिका। ओके, सी, ये आपका मैप है। ये मैप में पोर्चुगल से ये रूट था केप ऑफ गुड होप का। और फिर हम बात करते हैं कैसे यहाँ पे कैलिकट कोई आया। पोर्चुगीज सेलर वास्को दा गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया इन 1498। 1498 के साल में पोर्चुगीज सेलर वास्को दा गामा, उन्होंने इंडिया का सी रूट ढूंढ लिया था। जब वो कैलिकट पहुंचे तो वहाँ पे किंग जैमोरिन थे। कैलिकट में किंग जैमोरिन का राज था और उन्होंने परमिशन दे दी बिजनेस करने की कि ठीक है, आप बिजनेस कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द वर्ल्ड, क्योंकि यूरोपियंस का इंडिया में आना यहाँ से संभव हो रहा था, पॉसिबल हो रहा था। देखो, सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ ही आए 1498 में, वो हमने बात की। फिर 100 सालों में उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज यहाँ पे कैप्चर कर ली थी, जैसे कि दीव, दमन, गोवा, कोचीन, मलाक्का एक्सेट्रा। इतना सक्सेस देख के पोर्चुगीज़ का डच लोग भी आए हॉलैंड से, और डेनिश लोग भी आए डेनमार्क से यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी आए, इंग्लिश ट्रेडर्स भी आए, लेकिन इंग्लिश ट्रेडर्स को सबसे पहले तो परमिशन लेनी पड़ती थी क्वीन एलिजाबेथ से, तो उन्होंने सबसे पहले परमिशन ली। यहाँ पे लिखा ना, द इंग्लिश ट्रेडर्स एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश करी थी 1600 एडी में। क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन जब दे दी, उसके बाद सबसे पहली शिप यहाँ पे कैप्टन विलियम हॉकिंस के नाम पे, कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप में यहाँ पे आई थी। और कहाँ पे आई थी? सूरत में। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स की शिप कैप्टन विलियम हॉकिंस के अंडर थी, वो कैप्टन थे, और सूरत में आई थी। ओके, बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड अपोजिशन ऑफ द पोर्चुगीज दे वर नॉट अलाउड टू एस्टैब्लिश द ट्रेड देयर। तो यहाँ पे पहले ही पोर्चुगीज का दबदबा था। डोमिनेंस मतलब एकदम स्ट्रांग होल्ड होना और अपोजिशन होना। तो पोर्चुगीज का यहाँ पे अपोजिशन और स्ट्रांग होल्ड था, तो यहाँ पे उनको अलाउड नहीं किया ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, फाइनली उनको परमिशन मिला किससे? मुगल एम्परर जहांगीर से। मुगल एम्परर जहांगीर से उनको परमिशन मिली, और फिर उन्होंने फर्स्ट ट्रेड सेंटर कोठी सूरत में एस्टैब्लिश करी 1613 ईडी में। सबसे पहला ट्रेड सेंटर मतलब वो जहाँ पे बिजनेस करते हैं उसको ट्रेड सेंटर बोलते हैं। तो सूरत के अंदर फर्स्ट ट्रेड सेंटर उन्होंने एस्टैब्लिश किया। फिर धीरे धीरे उनके ट्रेड सेंटर सूरत, भरूच, अहमदाबाद में आए। ओके, जैसे ही वो सूरत, भरूच, अहमदाबाद पहुँचते गए, उन्होंने देखा कि मराठा का स्ट्रांग होल्ड है। जो पूरा एरिया है वो मराठा का बहुत मजबूत स्ट्रांग होल्ड है, और अगर मराठा में अगर भी हम कुछ भी करने गए तो वो हमको निकाल देंगे। तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने क्या किया, वो जो है वो साउथ की तरफ गए और ईस्ट की तरफ गए। जैसे यहाँ पे ईस्ट की तरफ गए ये साइड, और फिर साउथ की तरफ गए ये साइड। ओके, साउथ की तरफ गए और ईस्ट की तरफ गए। फिर उन्होंने एस्टैब्लिश किया मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश साउथ। उन्होंने मछलीपट्टनम एस्टैब्लिश किया। मछलीपट्टनम जो है ट्रेड सेंटर था। सेंट जॉर्ज फोर्ट था। फोर्ट मतलब एक किला था जिसके अंदर वो ट्रेडिंग करते थे, चेन्नई में। और फोर्ट विलियम कोलकाता में, वहाँ भी एक किला था। मुंबई का जो मुंबई उनका हेडक्वार्टर बन गया था 1687 में।
मुंबई जो था उनका हेडक्वार्टर था 1687 में। फिर फ्रेंच आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आए 1668 में, और उन्होंने माहे, कराईकाल, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, मछलीपट्टनम, ये सारी जगहों पे अपने ट्रेड सेंटर्स एस्टेब्लिश किए। फिर 18th सेंचुरी में देखो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पूरे वर्ल्ड पे अपना जो डोमिनेंस है वो जताने के लिए सज्ज थे। वो दोनों अपने डोमिनेंस को बताने वाले थे। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में बहुत बड़ी फाइट चल रही थी पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने की, पूरे वर्ल्ड को जीतने की, और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज जीतने की। तो 1746 और 1763 के बीच में 3 मैसूर वॉर हुए। 1746 और 1763 के बीच में 3 मैसूर वॉर हुए, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश के बीच में ही हुए थे, जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार गई। उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या फ़ायदा हो गया, उनका एक्सपांशन हो गया वहीं टेरिटरीज में जहाँ पे फ्रेंच थे। जब ये पावर का बैटल ख़त्म हुआ तो पोर्चुगीज़ के पास दीव, दमन और गोवा आ रहा था, फ्रेंच के पास चंद्रनगर, माहे, कराईकाल, पौंडीचेरी था, और डच को चला जाना पड़ा था। तो हम अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। सिराजुद्दौला वाज रूलिंग ओवर बंगाल। देखो बैटल ऑफ प्लासी क्या था, मैं आपको फटाफट समझाता हूँ। देखो बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा बैटल था जिससे ब्रिटिशर्स का सबसे पहला रूल यहाँ पे लागू कर दिया गया था, और वो था शुरू बंगाल से। सिराजुद्दौला बंगाल पे रूल कर रहा था। उसका नेचर इम्पल्सिव था। इम्पल्सिव का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो बहुत ही तुरंत ही गुस्सेदार हो जाता था, वो तुरंत ही गुस्सा आ जाता था उसको। हिज ओपोनेंट्स बहुत सारे थे उनके स्टेट में, उनके बहुत सारे ओपोनेंट्स थे, और वही टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट्रेस बनाई। फोर्ट्रेस मतलब एक किला बनाया था, ट्रेड सेंटर कोलकाता में, और ये बोल के बनाया था कि सिक्योरिटी रीजंस हैं, हमको सिक्योरिटी चाहिए और इसके लिए हमको फोर्ट बनाना है। नवाब की परमिशन नहीं ली थी। नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉयड द फोर्ट्रेस। जो नवाब था उसने फोर्ट्रेस डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर ये न्यूज़ जब मद्रास पहुंची, चेन्नई में भी उनका था ना फोर्ट विलियम, तो जब ये न्यूज़ चेन्नई को पहुंची तो एक छोटी सी आर्मी जो रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में थी बंगाल पहुंची और कोलकाता ट्रेड सेंटर को मदद करने के लिए वहाँ पे पहुंची। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी वो स्ट्रांग तो थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि नवाब की आर्मी को हराना आसान नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, प्रपंच किया। प्रपंच मतलब चीटिंग की, विश्वासघात, धोखेबाजी। उसने क्या किया, एक प्लान बनाया जिसमें नवाब को उनको हरा देना है। तो प्लान ऐसा था कि नवाब के जो कमांडर इन चीफ थे मीर जाफ़र और सेठ अमीचंद, वो दोनों कमांडर इन चीफ मीर जाफ़र को इंक्लूड कर देना था। उनको ये देना था कि भाई आपको मैं बना दूंगा नवाब ऑफ बंगाल, और सेठ हमीचंद का हेल्प लिया था, इकोनॉमिक हेल्प। तो ऐसा बोल के कि भाई नवाब खाली सबको परेशान करते हैं, एक वॉर डिक्लेयर हो गई थी एक गांव में जिसका नाम था प्लासी। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट ऑन 23rd June 1757. द बैटल ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। ओके, तो हम बात कर रहे थे बैटल ऑफ प्लासी। अकॉर्डिंग टू द प्लान मीर जाफर लॉस द बैटल। देखो जो भी प्लान बना हुआ था वो प्लान के अकॉर्डिंगली मीर जाफर बैटल हार गए। मीर जाफर को तो ले लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने अंदर, सिराजुद्दौला हार गए, और रॉबर्ट क्लाइव का जो धोखेबाजी था वो चल गया, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी आधे ही दिन में ख़त्म हो गया, इन जस्ट हाफ अ डे। द कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर 24 परगनास। 24 परगनास मतलब 24 प्रोविंसेस, और 24 प्रोविंसेस पे उनका फ्री होल्ड रह गया था। फ्री होल्ड मतलब उनको जो करना है वो करे, वो प्रोविंसेस के साथ। नवाब बंगाल को मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था, और कंपनी का रूल वहाँ पे फाउंड हो गया था बैटल ऑफ प्लासी से 1757। तो ये था फर्स्ट जो वॉर था वो बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिशर्स, जहाँ पे वो ब्रिटिशर्स जीत गए और 1757 में रूल लग गया। बैटल ऑफ बक्सर
यहाँ पे जब मीर जाफ़र को उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बनाया, तो बहुत सारी चीज़ें बोल बोल के बहुत सारे पैसे उनसे लेने लगे, बहुत सारी वेल्थ तो वो लेने लगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ज़्यादा पावर मैनेज करने के लिए, ज़्यादा पावर लेने के लिए मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को रख दिया। मीर जाफ़र कंप्लेंट कर रहा था कि भाई आप कुछ गलत कर रहे हो, तो उन्हें मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को रख दिया। अब मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल थे। मीर कासिम उससे भी ज़्यादा एम्बिशियस थे। मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफ़र, और कंपनी के लिए तो थ्रेट बन गए। थ्रेट मतलब एक, हम बोलते हैं धमकी, कंपनी के लिए एक माइनस पॉइंट बन गया, नेगेटिव पॉइंट बन गया कि कभी ना कभी ये बॉम्ब फूटेगा। मीर कासिम को हटाया और वापस जाफ़र को लेके आए वो लोग एज नवाब। तो मीर कासिम चुप बैठने वाला नहीं था। मीर कासिम गया नवाब ऑफ अवध के पास, और वहाँ पे वो टाइम पे मुग़ल एम्परर शाह आलम भी प्रेजेंट थे। नवाब ऑफ अवध में आए थे वो। तो ये तीनों ने मिल के कंपनी को फाइट करने का डिसाइड किया और तीनों की आर्मी ज्वाइन करने का डिसाइड किया। तो बक्सर करके एक शहर है बिहार में, जहाँ पे ये जंग लड़ी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी और ये तीनों की इकट्ठी आर्मी, कौन हार गया होगा? ये इकट्ठी आर्मी जो तीनों की थी, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ अवध और मुग़ल एम्परर शाह आलम, वो तीनों हार गए थे। और कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ये तीनों स्टेट के अंदर दीवानी राइट्स मिल गए। बेटा दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब आप इनकम कलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी बोल के आप इनकम कलेक्ट कर सकते हो, पैसे कलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर सेकेंड बैटल था, जिसमें कंपनी को बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा तीनों मिल गया था। फिर हुआ एक्सपांशन। देखो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों उनको हैंडल करने थे ना, तो तीनों हैंडल करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर मतलब जो मेन हेड था बंगाल का, वो गवर्नर जनरल बन गया। गवर्नर जनरल मतलब इंडिया का जो भी काम था वो अब, पहले क्या होता था खाली बंगाल का काम उसको देखना पड़ता था, लेकिन अब गवर्नर जनरल मतलब इंडिया का जो भी काम था वो देखेगा, इंडिया का पूरा। मुंबई, मद्रास जो गवर्नर थे, मुंबई और मद्रास में जो गवर्नर थे, वो दोनों गवर्नर को उसके अंडर ला दिया गया। सबसे पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, और उनके टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुई और सेकंड मैसूर वॉर हुई। सेकंड मैसूर वॉर, तो मैसूर वॉर मतलब मैसूर के साथ हुई, और वो टाइम पे हैदर अली थे। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम कहाँ पे पड़ा और उनकी तकलीफ कब बढ़ी कि ये दोनों पावर्स, मराठा और मैसूर, दोनों को उनको एक साथ ही झेलना पड़ा था, थोड़े थोड़े टाइम में ही झेलना पड़ा था। तो प्रॉब्लम वहाँ पे पड़ गई थी। फिर आए कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल की जगह पे आ गए और वॉरेन हेस्टिंग्स चले गए। कॉर्नवालिस के टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ, और थर्ड मैसूर वॉर टीपू सुल्तान के साथ हुआ था, जो टाइगर ऑफ मैसूर बोले जाते हैं। टीपू सुल्तान जो है वो टाइगर ऑफ मैसूर बोले जाते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मराठास के साथ हाथ ज्वाइन किया। हाथ ज्वाइन करना मतलब अलायंस किया, फ्रेंडशिप की मराठास के साथ और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ, वो दोनों के साथ फ्रेंडशिप की और टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान जीत तो नहीं सकते थे इतने सारे फोर्सेस के सामने, तो उनको वो ट्रीटी जो थी वो मान लेनी पड़ी थी। कुछ भी पॉलिसी थी, रेगुलेटिंग एक्ट पॉलिसी, तो वो मान लेना पड़ा था। लेकिन फिर कॉर्नवालिस के बाद आए सर जॉन शोर। सर जॉन शोर जब गवर्नर जनरल बने तो उनकी बहुत ही, वो जो पॉलिसीज एडॉप्ट करते थे, वो जो डिसीजंस लेते थे, वो बहुत ही रिजिड थे। रिजिड मतलब बहुत ही रफ थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के वो टाइम पे नाम बहुत कम हो गया, फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर, और मराठास स्ट्रॉन्ग हो गए थे वो टाइम पे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली आए जॉन शोर के बाद, और उनको कंपनी को सुप्रीम बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। सुप्रीम मतलब क्या, एक ही पावर,
इंडिया में सबसे बड़ा पावर कंपनी बनेगा, वहीं बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिया गया था। तो वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लागू किया। यहाँ पे देखते हैं हम सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या होता है। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ ऐसी है। द आर्मी ट्रेन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। मतलब वही सिस्टम अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो उनको आर्मी दी जाएगी। कौन सी आर्मी? ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, जो हाईली ट्रेंड है, तो वो उनको वो स्टेट को प्रोवाइड की जाएगी। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। रिटर्न में आर्मी को देने के बदले में उन्होंने क्या मांगा ब्रिटिशर्स ने, कि आप हमारी आर्मी को प्रोवाइड करो। प्रोवाइड मतलब सब, खाना पीना रहने की जगह प्रोवाइड करो वहाँ पे। और गिव अवे प्रोविंसेस, अगर आप नहीं दे सकते हो, अगर आप पैसे नहीं दे सकते हो, अगर आप प्रोविंसेस पैसे नहीं दे सकते हो, तो आप प्रोविंसेस दो जहाँ से हम इनकम कलेक्ट कर सके, टैक्स लगा के या कुछ भी करके वहाँ से हम इनकम कलेक्ट कर सके। कंपनी की परमिशन के बिना, विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी, द स्टेट विल नॉट वेज वॉर और साइन ट्रीटी विथ अदर स्टेट्स। तो कंपनी की परमिशन के बिना जो स्टेट था वो ना ही जंग कर सकता था, ना ही ट्रीटी, कोई भी पॉलिसी कोई भी अदर स्टेट के साथ नहीं कर सकता था। देयर विल बी वन इंग्लिश इन द स्टेट असेंबली, एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हमेशा रहेगा दरबार में, जिससे उनको बातों का पता चले, क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा है। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट, तो और कोई भी फॉरेनर्स, पोर्चुगीज़ है, डच है, फ्रेंच है, कोई भी चाहिए नहीं स्टेट के अंदर। ओके, जिसने जिसने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था वो कौन थे? निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, ये इन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था। ओके, अभी ये जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो राजाओं को बांधने के लिए बनाया गया था, उनका गन पावर दिखा के। ये एक स्वीट पॉइजन जैसा था। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे प्रोविंसेस जो थे वो ले लिए गए। एनेक्स्ड मतलब छीन लेना, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एक्सपांड हुआ, बहुत बड़ा। गवर्नर जनरल वेलेस्ली टीपू सुल्तान एक्सेप्ट करने लगे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली टीपू सुल्तान को बोला कि भाई आप ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करो, जिसने मना कर दिया। अलायंस सिस्टम नया एक्सेप्ट करने के कारण सब निज़ाम के सपोर्ट से, हैदराबाद के निज़ाम के सपोर्ट से मैसूर पे अटैक किया 1799 पे, और ये 4th मैसूर वॉर जब हुआ टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी ब्रिटिश के सामने लड़ते लड़ते। वेलेस्ली के बाद हेस्टिंग्स आए। बेटा ये हेस्टिंग्स वो हेस्टिंग्स नहीं है जो हमने पहले पढ़े हैं, ये है W.R. हेस्टिंग्स, सॉरी ये है H.R. हेस्टिंग्स। केम टू इंडिया एज गवर्नर जनरल, तो आपको खाली नाम याद रखना है हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं थे, ये अलग हेस्टिंग्स थे। ही वेज्ड वॉर विद नेपाल, तो ये जब आए तो नेपाल के साथ वॉर किया। और गुरखास जो वहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग बताए जाते हैं ना, उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए बोला। हेस्टिंग्स ने पिंडारास के साथ बैटल किया। पिंडारास मतलब ऐसे घुड़सवार जो पैसों के लिए मर्डर्स करते हैं और पैसों के लिए लूटपाट करते हैं। तो पिंडारास के साथ बैटल किया और उनके ऊपर कंट्रोल किया। और जब थर्ड मराठा वॉर में कंपनी जीत गई और उनकी सुप्रीमसी एस्टैब्लिश हो गई थी। यहाँ पे सबसे बड़े वो हो गए थे। देखो फिर विलियम बेंटिंग करके गवर्नर जनरल आए थे यहाँ पे, जो एक लिबरल गवर्नर जनरल थे। लिबरल मतलब बहुत ही अच्छे। तो बेंटिंग ऐसा मानते थे कि जो भी स्टेट हमारी पॉलिसीज़ के अंतर्गत बहुत ही असंतोष है, उनको असंतोष मतलब डिससेटिस्फैक्शन, अगर कोई डिससेटिस्फैक्शन है उनको, तो देन वो सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, वो उनको डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, दे शुड नॉट बी डिससेटिस्फाइड बाय आवर पॉलिसीज। तो गवर्नर जनरल
पहले के जो भी गवर्नर जनरल्स है वो यूनिटी नहीं ले पाए थे, लेकिन विलियम बेंटिंक में यूनिटी लाने की ताकत थी और वो बहुत लिबरल थे। उन्होंने जो भी काम किया वो कुछ भी अच्छे के लिए किया, यहाँ पे जो लोगों अपने लोगों के लिए अच्छे के लिए काम किया था। और उसके बाद डेलहाउसी आए गवर्नर जनरल। वो बहुत ही फियर्स इंपीरियलिस्ट थे। फियर्स इंपीरियलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो राजाशाही में मानते थे, है ना। और फियर्स स्ट्रांग, बहुत ही स्ट्रांग थे वो। डेलहाउसी ने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अडॉप्ट की और वो पॉलिसी के अंतर्गत ब्रिटिश का पूरा साम्राज्य डेवलप किया। ओके, ये पॉलिसी थी उसकी एनेक्सेशन की। एनेक्सेशन मतलब छीनना, तो जंग करके छीनता था वो, जो जिसमें पंजाब और पेगू, लोअर बर्मा अभी म्यांमार का पार्ट है, वो जंग करके छीना हुआ था। फिर ऐसे राज्य जिसके राजा किसी भी बच्चे के बिना उनकी डेथ हो गई हो, तो ऐसे वो राज्य छीन लेता था। जैसे सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी। झांसी का आपने स्टोरी भी सुना होगा, भगत, नागपुर। झांसी में भी उत्तराधिकारी नहीं था, सो वो भी छीन लिया गया था। एनेक्सेशन ऑन द प्रीटेक्स ऑफ मिसमैनेजमेंट, आप ठीक से नहीं चला रहे हैं ऐसा बोल के छीन लिया अवध को। फिर आपके बहुत सारे पैसे उधार बाकी हैं ऐसा बोल के निज़ाम का प्रोविंस भी ले लिया, हैदराबाद भी ले लिया। और ऐसे रूल जो खाली नाम से चल रहे थे वो भी छीन लिए, कर्नाटका और तंजौर। ओके, एक इंपीरियलिस्ट होने के साथ साथ डेलहाउसी एक रिफॉर्मिस्ट भी थे। रिफॉर्मिस्ट मतलब चेंजेस लाने वाले आदमी। तो सबसे पहली रेलवे लाइन मुंबई और थाने के बीच में उन्होंने बनाई थी। वायरलेस सिस्टम बनाए थे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में बातचीत करने के लिए। और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जैसे हमारी अभी म्यूनसिपाल्टी है ना, वैसे ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वो टाइम पे था। और इंग्लिश एजुकेशन भी लागू करी। उससे बहुत सारे चाइल्ड मैरिज है उसको रोकने के लिए लॉज पास किए। और विडो री मैरिज, जो भी विधवा है उनको वापस से मैरिज करने की परमिशन भी दी। 100 सालों में बैटल ऑफ प्लासी के बाद 1757 में जो हुआ था, ब्रिटिश रूल और उसका साम्राज्य दोनों ही फैल गए थे। ये प्रोसेस के अंदर बहुत सारे इंडियन स्टेट्स असंतोष अनुभव कर रहे थे, मतलब वो दे वर डिससेटिस्फाइड। एंड वो पूरा असंतोष कब निकला? 1857 के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में। 1857 में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। अनसक्सेसफुल हुआ था वो, है ना। ओके बेटा, दो टॉपिक्स है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा फटाफट समझा देता हूँ मैं, अपना लेक्चर ख़त्म होने वाला है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट मतलब 100 साल के अंदर जो हमारी पोजीशन थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए और 100 साल बीते तो हम खाली ब्रिटिशर्स के लिए एक रॉ मटेरियल प्रोवाइडर बन गए थे। रॉ मटेरियल प्रोवाइडर मतलब हम खाली उनको रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोवाइड करते थे और वो लोग वहाँ पे मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे ही आके बेचते थे, यहाँ पे ही मार्केट में बेचते थे और पैसे कमाते थे। बंगाल जो था उसमें कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, बाहर वो लोग बेचते थे। लेकिन जब ड्यूअल पावर पॉलिसी आया, बंगाल की पूरी जो चमक थी वो मिट गई। क्योंकि ड्यूअल पावर पॉलिसी में क्या होता था कि जितना भी टैक्स है, जितना भी पैसा है, वो सब ब्रिटिश के पास चला जाएगा और जो भी लोगों का ध्यान रखना है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब नवाब की रह जाती है। तो ब्रिटिश को पावर मिल गया और उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और नवाब को रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई पर लेकिन पावर बिल्कुल भी नहीं। तो ये था सब्सिडारी लैंड सिस्टम, और यहाँ पे डुअल पावर पॉलिसी ने बंगाल को इकोनॉमिकली तोड़ दिया था। तो ये जो रिवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी इस कंपनी बनाती थी, उससे एक जनरल इंडियन आदमी वो टाइम पे उधारी बन गया था। उधारी मतलब क्या? जो इंडियन मजदूर थे जो खेत में काम करते थे वो सब उधारी हो गए थे, कि मतलब उनको पैसे पे करने ही पड़ते थे। द ब्रिटिशर्स बहुत सारे ट्रेड प्रैक्टिसेस ऐसी थी जो इंडियन क्लॉथ इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने बनाई थी, कि इंडिया के जो क्लॉथ की पूरी इंडस्ट्री है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें। उन्होंने
इंडियन इंडस्ट्रीज को बर्बाद ही कर दिया, और इंडिया के जो आर्टिसंस थे, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो लोग पुअर और अनएम्प्लॉयड हो गए थे। तो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने बंगाल के जो वीवर्स थे, जो कपड़े बनाने वाले हैं, उनको फोर्स करते थे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे कि उनको कम टाइम में बहुत सारे कपड़े देने पड़ेंगे। अगर वीवर मना करते तो उनको या तो कौड़े पड़ते, वो चमड़े के कौड़े पड़ते, या तो जेल होती। तो कंपनी आए उससे पहले इंडियन विलेजेस जो थे वो अपने आप ही चलते थे और बहुत ही प्रॉस्परस थे, लेकिन कंपनी के रूल में वो कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए और पुअर, गरीब हो गए। ओके, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, वो टाइम पे मुंबई और थाने के बीच में रेलवे लाइन एस्टेब्लिश हुआ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में स्टीमर सर्विस शुरू हुई, और मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, उनके जो पोर्ट्स हैं, वो पोर्ट्स का डेवलपमेंट भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी कुछ पॉजिटिव हुई कि रेलवे लाइन आई, स्टीमर सर्विस शुरू हुई और पोर्ट्स का डेवलपमेंट हुआ। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, जहाँ पे शिप्स आती जाती रहती हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा? सोशल इम्पैक्ट थोड़ा कुछ पॉजिटिव था ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश जब आए यहाँ पे तो न्यूज़पेपर डेवलप हुए थे, और न्यूज़पेपर से लोगों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट दोनों डेवलप हुए। लोगों के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब बोलने की फ्रीडम, फिर सोचने की फ्रीडम डेवलप हुई, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हर एक जगह पे कहाँ हो रहा है। बहुत सारे सोशल कस्टम्स पहले से फॉलो होते थे, जैसे सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें। सती सिस्टम मतलब जो जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, उसके पायर पे, उसकी चिता पे वो जो उनकी वाइफ होती है वो बैठ जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब अगर बच्ची का जन्म होता है, गर्ल होती है, बेबी गर्ल, तो उनको दूध में मार डालते हैं, दूध में डुबा के। और चाइल्ड मैरिज भी गलत था। तो ये सब चीज़ें राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहराम जी मलबारी और ब्रिटिशर्स ने मिलके ये सब चीज़ें बंद करवाई। जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का फ्रेमवर्क बना, फ्रेमवर्क मतलब पूरा तंत्र, पूरा क्या बोलते हैं हम, जैसे गवर्नमेंट होता है ना, तो वैसा एक गवर्नमेंट बना, तब इंग्लिश एजुकेशन की नॉलेज बढ़ी। इंग्लिश एजुकेशन की नॉलेज भी बढ़ी और रिक्वायरमेंट भी बढ़ी कि सब लोग मांग रहे थे कि भी इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए। तो इंग्लिश का एजुकेशन यहाँ पे शुरू हुआ, जिसकी किसकी मदद से शुरू हुआ? लॉर्ड मैकोले की मदद से शुरू हुआ। फिर जब चार्ल्स वुड ने बोला तो 3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई, मुंबई, मद्रास और कोलकाता, यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ एस्टैब्लिश की गई। एक ऐसे ही क्लास का डेवलपमेंट हुआ था जो इंग्लिश जानता था और इंग्लिश एजुकेशन भी जानता था। तो धीरे धीरे जब टाइम हुआ और ग्रुप, तो ये जो ग्रुप था उन्होंने अपना सोशल रिफॉर्म्स और मोमेंटम जो रिफॉर्म्स है उनको मदद की कि हम सोशल रिफॉर्म्स करेंगे, हम सोसाइटी में कुछ चेंज करेंगे और हमारे जो प्रोसेस हैं वो चेंज करने ज़रूरी है। तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी प्रॉस्पेरिटी और ट्रेड देख के यहाँ पे आई थी, लेकिन कुछ सही और कुछ गलत डिसीजंस और कुछ गलत नतीजों के मुताबिक हम यहाँ पे फंस गए थे। कंपनी ने इंग्लैंड को प्रॉस्परस बनाना ठीक समझा था ना, वो अपने ही कंट्री को प्रॉस्परस मतलब बहुत ही अच्छा बनाने का ट्राई कर रहे थे, डेवलप करने का ट्राई कर रहे थे, एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया को घिस के, इंडिया को ख़त्म करके। और जो भी रिफॉर्म बनाए वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए थे, लेकिन फिर आगे जाके इंडिया को बेनिफिशियल हुए, इंडिया को अच्छे लगे, उनके लिए अच्छे साबित हुए। ओके, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चंस, और आप एक एमसीक्यूज का सॉल्यूशन लाइए। ओके, चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, और आगे देखेंगे एक और नया चैप्टर एसएस के अंदर। आपका होमवर्क है ये एक्सरसाइज जो यहाँ पे है, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स एक बार फाइंड करके टेक्स्ट बुक में से आपके बुक के अंदर लिखना। ओके, चलो बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।